मुझे कोई कंफर्म करेगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो लास्ट जो चीज़ हम पढ़ रहे थे वो हम इंटीग्रेशन के रूल देख रहे थे, जो कि स्पेसिफिकली हाई पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होते हैं। और हमने उनमें से हमने डिवाइड किया था बिटवीन हाई पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऑड पावर्स ऑफ sin x एंड cos x, ये हमने कर लिया था। और फिर हमने इवन पावर्स ऑफ sin x एंड cos x कर लिया था। और इवन पावर्स के लिए हमने कहा था कि आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2. Yes, cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. इसके अलावा वो सॉल्व हो नहीं सकता। इसकी एग्जांपल भी करके दिखाई थी। अच्छा, इसको भी हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, हाई पावर्स वाले को। इसको हम क्योंकि इसमें टेंजेंट एक्स रह गया सिर्फ, ठीक है, वो किसी और टाइम पे देख लेंगे। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। ठीक है, टेंजेंट एक्स की ऐसे मैंने बताया था, ये जो मैंने पढ़ाया ये थोड़ा एक्स्ट्रा इस सेंस में कि they don't really expect you to know all this. हाँ, यहाँ पे ये they expect you to know this इवन पावर्स में। मैंने आपको याद भी होगा कि इंटीग्रेट करने कहा है साइन स्क्वायर एक्स को एक दो बार, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उसको आइडेंटिटी यूज़ की वाली की वगैरह हम नहीं कर सकते। जो बाकी हैं जिसमें क्यूब वगैरह के लिए, उसमें ये जो स्टेप्स मैंने लिखवाए इससे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन वो स्टेप्स ज़रूरी नहीं है कि आपको आते हो या नहीं आते हो। ये लेकिन ये जो हमने इससे पहले ये प्रोडक्ट रूल सीखा था, ये आप ज़रूर सीख लें, जिसमें हमने कहा था कि अगर फंक्शन पे कोई पावर है और फंक्शन का डिफरेंशियल साथ में गिवन है, तो आपने सिर्फ पावर में 1 ऐड करके डिवाइड बाय द न्यू पावर कर देना। साइन एक्स की पावर 3 है, बराबर में साइन एक्स का डिफरेंशियल अवेलेबल है कॉज एक्स, तो आप सिर्फ उस पूरे को अगर इंटीग्रेट करना है तो पावर में सिर्फ 1 ऐड करें, पावर 4 डिवाइड बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x जिसकी पावर 3 है, इसी के बराबर में, मतलब इससे जो मल्टीप्लाई हो रही है चीज़, वो इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशियल है। 2x स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशियल है 4x प्लस 3, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो फंक्शन जिसके साथ पावर लगी हुई है उसमें पावर में 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय द न्यू पावर, बाकी सबको छोड़ दें आप। ठीक है, ये हमने इसके लिए भी किया, सेकेंड स्क्वायर टेंजेंट 4x, टेन पावर 4x के लिए पावर में 1 ऐड किया, डिवाइड बाय द न्यू पावर। ठीक हो गया? 2 मिनट रुकेगा, 2 मिनट शुरू कर रहा है, 2 मिनट वेट करेगा प्लीज़। ओके यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम नया चैप्टर शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन ना टेंजेंट एक्स को यहाँ अगर मैंने छोड़ दिया ना, तो फिर आपके जहन में ये रह जाएगा कि अभी भी इनकम्प्लीट है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि वो नहीं है, इंटीग्रेशन सॉरी। तो हम
उसको ख़त्म कर लेते हैं और बाकी जो हमारे पास ऑलमोस्ट आधा घंटा रह जाएगा वो हम जो नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, सर तो वो दिखा देंगे आप 1 माइनस cos 2x वाला अपॉन 2 वो आई डिड ये जी मैं सर वो कॉपी कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ये लास्ट क्लास में किया था हमने ये कहा था ना साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, और इसी के जरिए आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर उसने क्वेश्चन यहाँ पे था इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर एक्स को, तो आप पहले इसके लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 यूजिंग द आइडेंटिटी, फिर आप 1 अपॉन 2 को और कॉस 2x अपॉन 2 को अलग कर लेंगे, ये 2 दोनों के नीचे है ना, और इंटीग्रेशन इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो दिस वुड बी 1 अपॉन 2 की इंटीग्रेशन, तो वो 1 अपॉन 2x हो जाएगी, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 अगर आप बाहर कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, कॉस 2x इसमें पावर कोई हाई ही नहीं है तो वो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है साइन 2x अपॉन 2, सही, जो इसका ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंशियल से बेसिकली, तो दिस वुड बी 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x कॉस 2x की जो कॉस स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है। ठीक है, साइन स्क्वायर को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से किया था, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी फॉर इवन पावर्स। कॉस स्क्वायर को आपने ब्रेक किया 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में, 2 को दोनों साइड पे ले 2 को आपने 1 और कॉस 2x दोनों के नीचे लिख दिया, इंटीग्रेट किया और वैल्यूज निकाल ली, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है 1 अपॉन 2 को भी आता है। फाइनली सर ऑड पावर के लिए भी बता ऑड पावर्स के लिए हमने ये स्टेप्स यूज किए थे, ये जो हमने कहा था मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई ऑड पावर आएगी जैसे साइन क्यूब एक्स से कॉस क्यूब एक्स, तो उसमें आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, सेपरेट साइन एक्स और कॉस एक्स एज अ प्रोडक्ट, कैसे, यहाँ देखें तो साइन क्यूब एक्स जो है उसमें पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन एक्स को सेपरेट कर लें, साइन एक्स सेपरेट कर लिया आपने तो बच गया साइन स्क्वायर एक्स बच गया। सिमिलरली अगर कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना था तो कॉस एक्स सेपरेट कर लें, अंदर क्या कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो जब भी आपको साइन के कॉस की ऑड पावर्स को इंटीग्रेट करना है तो पहला काम क्या करेंगे, आप सेपरेट कर लेंगे साइन एक्स को या कॉस एक्स को एज अ प्रोडक्ट, जो कि आपने यहाँ कर लिया, साइन एक्स को या कॉस एक्स को एज अ प्रोडक्ट आपने सेपरेट कर लिया। वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आपने क्या करना है, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हमेशा ये यूज करनी है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आप यूज करेंगे, उसका मतलब है कि इस साइन स्क्वायर को आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता तो आप लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, साइन एक्स इंटू 1 वुड बी साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वुड बी साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमें पता है कि हम क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं तो इन दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स होती है। लास्ट स्टेप आपका हमेशा यही होगा कि यूज द रूल, कौन सा रूल, जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि फंक्शन विद एनी पावर गिवन है, उसी फंक्शन का डिफरेंशियल गिवन है, तो आपने सिर्फ पावर में 1 ऐड करना है, डिवाइड करना है न्यू पावर से, वो हमेशा बनेगा यहाँ पे क्योंकि हमेशा ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो कॉस का डिफरेंशियल जो है माइनस साइन होता है वो अवेलेबल है, तो पावर में 1 ऐड करें बस कॉस की, आप डिवाइड बाय द न्यू पावर, ठीक हो गया। यहाँ पे भी यही करेंगे, अगर कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना था तो पहले कॉस एक्स को अलग करें, पावर 1 को अलग कर लें, बचेगा कॉस स्क्वायर, तो उसको लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूजिंग द आइडेंटिटी, जो कि स्टेप 2 है आपका, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बना लिया तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो cos x इंटू 1 वुड बी cos x, cos x इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वुड बी cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस हमने बाहर कर दिया। अब ये फिर वही स्टेप 3 लगेगा। स्टेप 3 क्या है कि फंक्शन के साथ कोई पावर लगी हुई है और डिफरेंशियल अवेलेबल उसी फंक्शन का, तो पावर में 1 ऐड करें, डिवाइड बाय द न्यू पावर, पावर में 1 ऐड किया हमने, डिवाइड बाय द न्यू पावर, और ये साइन एक्स कहाँ से आया, ये cos x की इंटीग्रेशन से आया, cos x की इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गई। तो बेसिकली cos क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी।
यहाँ तक क्लियर तो ओके लिख के भेजना, अगर नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है लास्ट क्लास की, देखें आप, इसके बगैर ये होगा नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेजना। ठीक, इसे शुरू से हम रिपीट कर चुके हैं बिल्कुल। फाइनली इसमें लास्ट चीज़ जो है वो हम ख़त्म करके ताकि बिल्कुल इसको वाइंड अप कर दें। इवन पावर ऑफ पावर हम दोनों कर लिया, तो लास्ट जो है इसमें बिल्कुल लास्ट चीज़ वो क्या है, द पावर्स ऑफ 10x। इसमें इवन और आउट का चक्कर नहीं है, टेंजेंट एक्स की जो भी पावर है उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप, उसके लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं इसमें भी। पहला वही है कि आप यूज़ करें, ठीक है स्टेप्स नहीं है, इसको एक तरीके से मैं हाइफन के साथ लिख देता हूँ, क्योंकि बेसिकली ज़रूरी नहीं कि तीनों स्टेप फॉलो हों। मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ज़रूरी करना है आपने यूज़ करनी है द आइडेंटिटी, इसको लिख लें ताकि याद रहे। कौन सी? 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स जो है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करना है आपने। इसको यूज़ किए बगैर आप 10 की हायर पावर सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहला स्टेप तो आपने ये कर देना खुद ही, टेंजेंट में जब भी ऐसे सेक में कन्वर्ट करना है 10 स्क्वायर को। इसमें मसला ये आ सकता है कि अगर पावर हायर देन 2 है, मतलब फॉर पावर हायर देन 2, पावर्स हायर देन 2, आप क्या करेंगे, सेपरेट 10 स्क्वायर एक्स एज अ प्रोडक्ट, पहले आप सेपरेट करेंगे, देन यूज द आइडेंटिटी जो आपने पहले ऊपर लिखी है। कौन सी? ये वाली जो है 10 स्क्वायर एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखा देता हूँ। फाइनली आपने जो इसमें यूज़ करना है वो वही रूल है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको लास्टली आपने क्या करना है, मेक यूज ऑफ द रूल यही वाला रूल के फंक्शन विद द पावर अवेलेबल है और बराबर में उस फंक्शन का डिफरेंशियल अवेलेबल है। ये पावर अवेलेबल है और बराबर में फंक्शन का डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेट करना है, डीएफ ना ही लिखें ताकि रूल में और गिचपिच ना हो, तो आपने क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस सी, बस ये करना है। तो बेसिकली आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और फिर ये वाला रूल यूज़ करना है। और अगर स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर हो तो आप पहले अलग कर लें। मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर से ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटीग्रेट करना है 10 स्क्वायर एक्स को, ये तो हमने पूछा भी है कई बार, ठीक है, तो इसमें अगर आपको ये रूल नहीं याद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या अगर आपने दिमाग नहीं चला पाए तो बेसिकली करेंगे क्या कि आप यूजिंग द आइडेंटिटी इसे कर देंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस 1 की इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है कि टेंजेंट एक्स होती है, क्योंकि 10x का डिफरेंशियल जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो 10x होगी और 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस सी। 10 स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना तो इतना कोई मुश्किल है नहीं, आपको सिर्फ इसमें कन्वर्ट करना है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ये वाला रूल जो हमने पहले लिखा है, यूज आइडेंटिटी 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अगर सिर्फ स्क्वायर है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का आपको पता है कि 10x हो जाएगा इंटीग्रेशन और 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक, मसला कब आएगा, जब आपको इंटीग्रेट करना है 10 क्यूब एक्स को, अगर इससे ज़्यादा वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो बस
कर भी दे तो आपको स्क्वायर को अलग करना होगा, जैसे कि हमने रूल में लिखा है, लेकिन वो नहीं करेगा। आप क्या करेंगे, हमने जो रूल लिखा है हमने क्या कहा कि फॉर पावर हायर देन 2 से ज़्यादा पावर आ गई, जैसे 3 आ गई इस केस में, तो सेपरेट 10 स्क्वायर एक्स एज अ प्रोडक्ट। पहले 10 स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर लें एज अ प्रोडक्ट। तो आप 10 स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर लें एज अ प्रोडक्ट, बचेगा यहाँ पे टेंजन एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स। सेपरेट करने के बाद देन यूज द आइडेंटिटी 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सॉरी 10 स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख दें सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये टेंजन एक्स तो एज इट इज चलता आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। और फाइनली मेक यूज ऑफ द रूल, यही है कि फंक्शन अगर अवेलेबल है विद एनी पावर, बराबर में डिफरेंशियल है उसका, तो फंक्शन में पावर में 1 ऐड करें डिवाइड बाय द न्यू पावर। यहाँ पे यही होगा 10x फंक्शन है इस वक्त आपका, फंक्शन की जो पावर है वो 1 है। 10x का डिफरेंशियल जो है, ब्रैकेट का डिफरेंशियल, वो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, वो साथ में अवेलेबल है। तो आपने सिंपली क्या करना है, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करना है डिवाइड बाय द न्यू पावर। और यहाँ पे 10x की इंटीग्रेशन वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है ln sec x प्लस सी। और ये ln sec x कैसे है, ये हम 2-3 बार कर चुके हैं। ये आपने पुराने वाले रूल से किया है, फ्रैक्शन वाला रूल जो था उससे। तो ये भाई फाइनली इंटीग्रेशन का एंड है हमारे सिलेबस में। जितनी सारी चीज़ें हम सब कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने कर ली हैं आखिर में, जस्ट टू बी सेफ, ताकि हमें कोई टेंशन ना हो। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, कोई सवाल है पूछ लें, क्लियर है तो हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये 2 जो है ये यहाँ पे, ये 2 जो है ये पावर है इसकी ना 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी, हमने 1 ऐड करके डिवाइड बाय द न्यू पावर कर दिया, बराबर में डिफरेंशियल अवेलेबल था सेकेंड स्क्वायर। ln cos x नहीं होगी, ln sec x होगी। ये टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन में फिर से बता देता हूँ हमने कैसे की थी। टेंजेंट एक्स को हमने टिकट क्लास में कर चुके हम कई बार, हम दोबारा देख लेते हैं। टेंजेंट एक्स का मतलब होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो हम जो रूल यूज कर रहे हैं बेसिकली वो क्या है, वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो वो होता है ln ऑफ द फंक्शन प्लस सी। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स अवेलेबल नहीं है तो हम माइनस लगा देंगे, एक यहाँ लगाएंगे तो एक यहाँ भी लगा देंगे। अब डिफरेंशियल अवेलेबल है तो हो जाएगा ln cos x, ठीक है, ln ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन। तो ये माइनस जो है वापस जाएगा ऊपर, cos x की पावर -1, वो होता है 1/cos x, और 1/cos होता है sec। तो ln sec x जो है प्लस सी इज द इंटीग्रेशन फॉर 10x। ये हमने सीखी है कई बार क्लास में, और वही हमने यहाँ लिखी है कि जब यहाँ 10x की इंटीग्रेशन रह गई थी तो हमने लिख लिया ln sec x। सर इसको बस स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका।
सर ये माइनस रूट के पावर बन गई -1, ये लॉगरिथम का स्टेप है। हाँ बिल्कुल, जो भी कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है ना। मतलब कि अगर लिखा है a ln x, इसका मतलब है ln x की पावर है, तो जो भी कोएफिशिएंट है पावर में चले जाता है। ठीक है मुजम्मिल, सही है। बाकी लोग ओके? अली हसन सुन रहे हैं कुछ? अली फातिमा, अली सादिक, हरीश, फजान, फातिमा, हफ्सा, हानिया, हरीम, खुशबख्त, मुजम्मिल। मतलब मेजॉरिटी जो है वो आई थिंक रेगुलर रहे हैं, तो होपफुली आपकी समझ में आ रही हैं चीज़ें। और इसमें हम हायर पावर हमने जो छोड़ी हुई थी वो हमने कर दी है, ये रिकॉर्ड भी हो गया ये लेक्चर, उससे पिछला वाला भी था, तो उसमें सब हमने फाइनलाइज कर दिया है। जो बेसिकली एक नया रूल जो हमने सीखा है बेसिकली ये सीखा है, इसको यूज़ करते हुए हमने साइन और कॉस की ऑड पावर्स को भी देखा था, सॉल्व किया था। साइन और कॉस की ऑड पावर्स में भी यही रूल यूज़ हो रहा था, और टेंजेंट एक्स की पावर्स में भी ये रूल यूज़ होगा हायर पावर्स में। ठीक है फिर सर ये पूछ रहा था, वो इसको बैक करें सर, वो जो 10x की डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे थे सर। सर इसमें जो है -2 दफा आ रहा है, एक दफा आपने माइनस किया, पीछे वाला माइनस किधर है सर? ये है ना। हाँ, एक और अच्छा, एक अंदर है। नहीं असल में देखो, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी? माइनस साइन एक्स। हमने माइनस इंट्रोड्यूस करवाया ना, इनिशियली तो माइनस था ही नहीं, इनिशियली ना यहाँ माइनस था ना यहाँ माइनस था। कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स की, वो होती है माइनस साइन एक्स। तो हमने माइनस लगा दिया, हमें माइनस चाहिए, हम माइनस ऐसे एम ही लगा नहीं सकते, फंक्शन खराब हो जाएगा हमारा पूरा। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल ऑफ करने के लिए हमने एक माइनस और लगा दिया, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और कोई चीज़ खराब ना हो। अब ये माइनस अवेलेबल है ऊपर, मतलब कि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, पूरी अवेलेबल है। तो अगर फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल होता है, फंक्शन का डिफरेंशियल अगर ऊपर अवेलेबल होता है, तो हम बेसिकली उसकी इंटीग्रेशन जो पूरे फ्रैक्शन की है वो क्या लिखते हैं? ln ऑफ द फंक्शन। तो हमने यही रूल किया। तो अगर इस पूरी चीज़ का हम इंटीग्रेशन करें कि cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अवेलेबल है, तो हमने लिख दिया ln ऑफ cos x। ये वाला माइनस अभी भी रह गया बाहर, ऊपर वाले माइनस को तो हमने रूल में यूज़ कर लिया। फिर इस माइनस को ऊपर लेके गए और फिर हमने इसे रेसिप्रोकेट किया और सेक बनाया। सही है सर, समझ आ गया। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमें शुरू करना वो बेसिकली है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन जो है, इट इज़ वन ऑफ द इजियर चैप्टर्स, आसान चैप्टर है काफ़ी, होपफुली आसान लगेगा आपको। इसको भी कराने का मकसद ये है कि आप ज़रा सा टेंशन से थोड़ा दूर हो जाए। डिफरेंट अभी जो हमारे, मैं आपको ज़रा सा बता दूँ हमारा क्या क्या रहता है P3 में। तो P3 में अभी मतलब आई थिंक कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीफ जो कि कुछ लोगों में है कि हम बहुत तेज़ हैं, हम बहुत तेज़ नहीं है। ये अभी जो हमारे पास चीज़ें रहती हैं P3 में, उनमें तो ये कि यही है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो कि हम अभी शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके बाद शुरू करा दूंगा इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कराया, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन विल यूज ऑल ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जितनी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें आती है वो यूज होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एज अ टॉपिक आसान टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन मुश्किल आते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्स होती है, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो हम देखेंगे। तो मैंने इसको बाद में इसीलिए कर दिया ताकि ये हम जब करें तो हमारे वापस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवाइज हो जाए, क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये आपका मेन ट्रस्ट है ना पूरी P3 का, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको अलजेब्रा से लेके पार्शियल फ्रैक्शंस, रिमाइंडर फैक्टर, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ इन्वॉल्व है ना। तो ये
इसको हम वापस देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, वी विल रिविजिट एवरीथिंग जो कि हमने किया हुआ है। उसके अलावा भी है वेक्टर्स, और वेक्टर्स जो है वो भी बहुत छोटा नहीं है वेक्टर भी, क्योंकि इसमें पहले एएस की चीज़ें भी थी, और जो पहले एएस वाले पढ़ते थे आप लोगों ने अपने एएस में नहीं पढ़ी क्योंकि वो शिफ्ट हो गया A2 में, तो अब आप वो A2 में पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें जो A2 की ऑलरेडी थी वेक्टर्स की वो आप पढ़ेंगे। लेकिन वेक्टर एक ज़माने में मुश्किल होता था काफ़ी, उसमें ज़माना क्या 2 साल पहले की बात है, जब वेक्टर्स में प्लेन की इक्वेशन भी इन्वॉल्व थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो आपके जो वेक्टर का डिफिकल्ट, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। बाकी जो वेक्टर्स में चीज़ें हम देखेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी इसमें भी ज़्यादा ही हैं और क्वेश्चंस जो है इसके मुश्किल आ जाते हैं काफ़ी। खैर उसको हम देखेंगे। तो ये सब बाकी है, एंड दिस इज ऑल जस्ट P3। तो इसके बाद आपका M1 या S2 जो है वो भी पीछे लगा हुआ है। तो सिलेबस हमारा कोई तेज नहीं चल रहा, हम बस एवरेज चल रहे हैं, और ये सब अभी हमें करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पहले करने का मकसद ये कि मेरी कोशिश ये होगी कि इसको 1-2 दिन में हम वाइंड अप कर सकें, 2-3 वेडनेसडे तक हम ख़त्म कर दें इसको, ताकि फिर हम मूव करें वेक्टर की तरफ और फिर देखें बाकियों को। ठीक है, तो देखते हैं। इंटीग्रेशन का आपको होमवर्क दिया हुआ ऑलरेडी, वो आपने ख़त्म करके लाना है वेडनेसडे तक। क्वेश्चन 26 से 49, 1 till 25 हम कर चुके हैं, उसकी क्वेरीज भी डिस्कस कर चुके हैं। 26 से 49 आपने करके लाना है वेडनेसडे तक, और उसी में हम जो क्वेरीज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर हमारा इंटीग्रेशन एक तरीके से वो हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना हुज्जत तमाम हो गई हमारी इंशाल्लाह, तो वो हो जाएगा। खैर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पर आते हैं। इसको जितना टाइम है उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि इसकी थ्योरी समझ लें, और अगर हो सके तो कोई एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लें। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या है? पहले तो हमें पता होगा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या होती है ना, कि हम इससे पहले हमने जितने भी सॉल्यूशन निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं और वो है क्या। तो उससे पहले हम याद करते हैं कि हम रूट किसे कहते थे। तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होते थे? रूट्स ऑफ फंक्शन, ये रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, फंक्शन कर लेते हैं। तो मतलब कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि यार y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5 के रूट्स बताएं मुझे आप, जो कि आप मुझे बता सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे या मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो रूट्स बताएंगे आप, और रूट्स का मतलब क्या होता है? जो रूट्स मैथमेटिक्स हम कहते हैं किसको है, फाइंड करने तो आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मतलब क्या है? रूट्स ऑफ फंक्शन बताते क्या? एक्स एक्सिस पे कहाँ टच हो रहा है शायद। बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सर नो रियल रूट का मतलब है कि y एक्सिस से नहीं टच हो रहा, ये यही है। नहीं, थोड़ा सा आगे जा रहे हो तुम, वो भी गलत जा रहे हो। नहीं, वो आई थिंक इससे पहले जिन्होंने बोला कि रूट्स का मतलब यही है ना कि यार अगर ये ग्राफ है एक, ये मेरा फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ये दो वैल्यूज जिन पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये दो मेरे इस फंक्शन के रूट्स हैं। तो रूट्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं कि बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट होता है। ये आपको बताते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कर लें, ठीक है, सॉरी -5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने का, उसके रूट्स फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि आप इसका जो y है वो इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और उसको आप फाइंड सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगी x की वो वैल्यूज जहाँ पे y 0 है, और बेसिकली वो x के रूट्स हैं, सॉरी वो फंक्शन के रूट्स हैं। फंक्शन के रूट्स क्या है? x की वो वैल्यूज जहाँ पे y 0 है। और इसमें आपने बड़ी कहानी की हुई अपने एएस में, के रूट्स जो है वो 2 होते हैं या 1 होते हैं या कोई नहीं होता, वो आप जो b² - 4ac वाली बातें करते थे फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस।
तो वो होपफुली थोड़ा बहुत आपको याद भी है, उतना खैर ज़रूरत नहीं है इस वक्त उसकी। तो दिस इज हाउ वी फाइंड रूट्स ना। हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करना तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पता है क्वाड्रेटिक में वी कैन आइदर फैक्टराइज मिल्टन ब्रेक, या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह यूज करें तो वी कैन एंड अप विद रूट्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यार एक लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इस फंक्शन का रूट क्या है? y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, क्या रूट है इसका भाई, तो बता सकता है? ऐसा ग्राफ बनेगा ना इसका कुछ, तो भाई इसका रूट है क्या जी? x इक्वल टू -5 -5 क्या कर रहे हो यार? सॉरी +5 आएगा। हाँ +5 आएगा ना, बिल्कुल वनीत और मदान पे बोल चुके +5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। +5 पे x की वैल्यू 0 होगी ना। और तो आपने क्या किया इसमें भी, अगर आप बोले मैं रूट फाइंड करना है तो आप y की जगह 0 लिख दें, x की वैल्यू फाइंड कर लें, x 5 आ गया। तो आपने बोला x इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज एट x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 0, या एट x इक्वल टू 5 द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस। ठीक है, रूट का मतलब बेसिकली ये है, आप सबको पता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में और लीनियर फंक्शन में रूट फाइंड करना में आता है, मतलब कि हमें पता है कि हम बस y को रख दें 0 और हमें आगे से समझ में आ जाएगा भाई कि रूट है क्या। अच्छा, इनके अलावा भी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम बोलें कि y इज इक्वल टू साइन x के रूट्स क्या है, y इज इक्वल टू साइन x रूट्स क्या है इसके भाई, पता है किसी को याद है? व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन? साइन x ग्राफ याद करा देते हैं आपको जरा सा। तो साइन x का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनता था, इसके रूट्स क्या थे? ये रूट्स थे ना इसके, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, जो कि 0, 90 और 180। और ये रूट्स फाइंड करना भी आपको आता है, आपने एएस में सीखा और ए2 में भी वो चीज़ें की कि आप यहाँ भी क्या करेंगे, आप साइन एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे और आप साइन इनवर्स करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे जहाँ पे साइन 0 है, वो इंशाल्लाह आपको यही वैल्यूज मिल जाएंगी 0, 90 और 180। तो रूट्स फाइंड करने आपको आते हैं। और हाँ 360 पे साइकिल कंप्लीट हो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख दिया मैंने भी, थैंक यू, मैंने क्या कर दिया, थैंक यू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमने ज़रा सा आगे बढ़ गए, 0, 180 और 360, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपके रूट्स, ये आपको फाइंड करने आते हैं कि आप इन्वर्स करेंगे और क्वाड्रेंट्स में फाइंड कर लेंगे एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रूट फाइंड करना भी आपको आते हैं, आपको लीनियर के रूट्स फाइंड करना भी आते हैं, आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करना भी आते हैं। मसला कब आएगा? जब कोई ऐसा फंक्शन हो जिसके रूट्स फाइंड करना हमें सही से नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से xy स्क्वायर प्लस 3y क्यूब इज इक्वल टू 2 रूट एक्स और 2 रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी, कुछ ऐसा बन जाए कि जहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x निकालना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि हमारी इम्प्लिसिट इक्वेशन जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखी थी, y इज इक्वल टू x की फॉर्म में, y इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म ऑफ x में लाना इसको मुश्किल है। तो जब उस फॉर्म में नहीं ला सकते तो फिर हम y को 0 इनपुट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और x की वैल्यूज निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। या ग्राफ कुछ फंक्शन कुछ इस तरीके से हो कि लिखा हो y इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर इंटू साइन x अपॉन 2x क्यूब, कोई ऐसा फंक्शन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, इसमें लॉगरिथम्स भी हैं, इसमें
अलजेब्रा भी और बड़ी अजीब तरीके से है कि इसमें रूट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हम यूजिंग आर अलजेब्रा जो हमारे प्रोसेसेस हैं टू फाइंड रूट्स वो हम नहीं कर सकते, उनमें रूट्स फाइंड करने का तरीका क्या होगा, यही हमने सीखना है बेसिकली हमारे इस चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं। इससे पहले हम जितने भी सॉल्यूशन दे रहे थे वो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस थे, अलजेब्रिक प्रोसेस के थ्रू हमें पहुंच रहे थे टूवर्ड्स द रूट्स। अब अलजेब्रिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कुछ फंक्शंस के लिए, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें आप अलजेब्रिकली रूट्स तक पहुंच ही नहीं सकते, देयर इज नो डेफिनेट वे टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस अप्लाई करनी होंगी और आप रूट्स तक पहुंचेंगे। वो रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमें समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं, हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं। और हम किन के रूट्स फाइंड कर रहे हैं, उन इक्वेशंस के जो बेसिकली जिनको अलजेब्रिकली किसी प्रोसेस के थ्रू रूट्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हमें पता, क्योंकि इसका ग्राफ तो कुछ ना कुछ बनेगा ना, इसका ग्राफ हमें नहीं पता किस तरीके से बनेगा, कोई अजीब सा ग्राफ बन जाए, ऐसा बन जाए कुछ, हमें नहीं पता, लेकिन इसका रूट तो कुछ ना कुछ होगा। तो इस रूट की वैल्यू कैसे आएगी और ये रूट फाइंड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए हमें इतना पता हो कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमारे पास है, तो हम बेसिकली अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, या बेसिकली इसको हम हेडिंग ही दे देते हैं, गेसिंग वेयर द रूट लाइज। पहले तो हम ये सोचेंगे भाई कि रूट लाई करता कहाँ है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि रूट एक्चुअली है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक फंक्शन है और इसको चलो अभी हम क्वाड्रेटिक्स ही कर लेते हैं, 3x² + 2x - 1, ठीक है। और इसमें अगर मैं x को 0 रखूँगा, तो y की वैल्यू -1 आएगी, x 0 पे y -1 आ रहा है, ठीक है। 0 + 0 -1, ठीक है, तो x 0 है तो y -1 है। और अगर मैं x को फॉर एग्जाम्पल 1 रखूँगा, 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो x = 1 पे y की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। सिर्फ इतना सा ग्राफ देखें अभी आप, ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, ठीक है। मुझे इसके रूट फाइंड करने हैं, वो मैं कर लूँगा, अभी तो क्वाड्रेटिक में तो मुझे करना आता भी है, लेकिन मुझे यूजिंग 2 पॉइंट्स x = 0 और x = 1, मुझे इतना सा ग्राफ दिखा है। यूजिंग दिस नॉलेज जो अभी मेरे पास है, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि x = 0 और x = 1 के दरमियान एक रूट लाई करता है? क्या आप अग्री करेंगे इस बात से कि x = 0 और x = 1 के दरमियान इस फंक्शन का एक रूट लाई करता है? यस और नो? यस सर। बस बेसिकली यस, बाकी लोग यस। यार ये 0 0 क्या कर रहे हैं भाई बॉयस? ठीक, ओके। तो ये हमने क्यों कंक्लूड किया कि हमें ग्राफ में दिख रहा है, हमें तो डायग्रामेटिकली दिख रहा है तो कोई मसला ही नहीं, हमें दिख रहा है रूट दे रहा, इस रूट की वैल्यू क्या है वो तुम बात तक पहुंचेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना पता चल गया कि रूट लाई करता है। वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चलता है कि if f of a is positive and f of b is negative, अगर एक वैल्यू मैं पुट करूं a और आंसर है पॉजिटिव,
दूसरा मैं पुट करूं बी, आंसर है नेगेटिव, जैसा कि यहाँ पे हुआ 1 पे आ रहा है +4, 0 पे आ रहा है -1। अगर एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो यूजिंग माय सेंस ऑफ ग्राफ्स मैं इतना कंक्लूड कर सकता हूं, देयर मस्ट बी at least one root between x equal to a and x equal to b। तो पहले तो हम सब इस पे एग्री करें कि मतलब अगर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वो जो साइन में चेंज आया वो इसीलिए आया कि उसके दरमियान वो एक्स एक्सिस से गुजरा है, उसके बगैर तो हवा में उड़ के तो नहीं जाएगा ना। मतलब वो एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए जो पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू है, एफ ऑफ बी जो है वो अगर नेगेटिव है, तो वो यहाँ से यहाँ तक कैसे आया है, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके आया ना। तो एक रूट तो डेफिनेटली लाई करता है, एटलीस्ट वन रूट तो डेफिनेटली लाई करता है। तो अगर मैं आपको कोई भी फंक्शन दूं, तो आप मुझे कम से कम ये वो देख के ये बता सकते हैं कि यार किन दो वैल्यूज के दरमियान रूट लाई करता है। वो दो वैल्यूज कुछ भी हो, हमें अभी परवाह नहीं है उसकी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर मैं बोलूं y is equal to x square plus 2x minus 3, तो f of 2 जो है फॉर एग्जाम्पल वो इसमें आएगा 4 + 4 8 - 3 5, ठीक है। और f of 1 जो है, नहीं 1 में तो 0 हो जाएगा, f of -1 कर लेते हैं। f of -1 जो है -1 का स्क्वायर 1, 1 - 2, -1 -1 - 3 -4 आ रहा है। तो मतलब इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है कि -1 पे वैल्यू आ रही है -4 और 2 पे वैल्यू आ रही है 5। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, अगर इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँ, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि यार क्योंकि ये दोनों का साइन डिफरेंट है, इसके दरमियान कोई ना कोई रूट डेफिनेटली लाया करता है, डेफिनेटली, और कोई तरीका नहीं है कि साइन चेंज हो। यहाँ तक क्लियर तो ओके, लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। सर वाई इंटरसेप्ट भी तो लाई हो रहा है। वाई इंटरसेप्ट रूट नहीं होता ना, हम तो एक्स इंटरसेप्ट में इंटरेस्टेड है। रूट तो एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बेस्ट है। अब बेसिकली हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में करते क्या है, तो हम पहले तो हमें पता होगा रूट लाए, कोई रूट है हमें, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ यार कोई बंदा जो कराची में रहता है, अगले साल कराची में कहाँ रहता है ना, तो मैं आपको और जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ यार वो ना गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के दरमियान में कहीं रहता है। तो मैंने अब आपकी जो सैंपल स्पेस है बहुत लिमिटेड कर दी। पहले आप पूरा कराची था और अब उसको आपने लिमिटेड कर दिया कि यार वो इन दो नंबर्स के दरमियान लाया करता है। एग्जैक्टली कहाँ पे हमें अभी भी नहीं पता, रूट की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, वो तो हम कल ही सीखेंगे, आज सीख भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमें कम से कम इतना पता हो कि वो कहाँ लाया करता है। अच्छा एक चीज और सवाल है, आपने खुद जवाब देना अगर आप सुन रहे हो, इंपॉर्टेंट है ये। इफ f of a and f of b have same signs, मतलब कि दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान रूट लाई नहीं करता? यस और नो? मतलब इन दोनों का अगर सेम साइन है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का सेम साइन है, तो ए और बी के दरमियान रूट लाई नहीं करता या कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि सर इक्वेशन पे डिपेंड है सब। नहीं, इक्वेशन पे डिपेंड नहीं है। मतलब अगर हमने कहा साइन डिफरेंट है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का, तो फिर तो हमने देख लिया था ये डेफिनेटली लाई करता है, ये 100% श्योर के लाई करता है कि यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस से गुजरा है। और अगर इन दोनों में साइन सेम है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 3 भी पॉजिटिव ही आता, तो इन दोनों में तो रूट लाई नहीं करता, सही है। लेकिन क्या हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं बात कि अगर दोनों साइन सेम है, पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो रूट लाई नहीं करता? कर सकता है हसन, क्या बात है, बिल्कुल कर सकता है।
नहीं कर सकते, सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, उसको आप जरा एग्जांपल देख लें। क्वाड्रेटिक में तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो फिर तो रूट लाई नहीं करता। जैसे कि हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव थे 2 और 3 के दरमियान कोई रूट लाई नहीं करता। अगर दोनों नेगेटिव होते -1 और फॉर एग्जांपल -2 पे आप देखते हैं तो वैल्यू और भी नेगेटिव आती, तो यहाँ भी रूट लाई नहीं करता। लेकिन इसमें बाकी फंक्शन में फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन जो है वो जिस तरीके से कि वो वापस गया, यहाँ आया और फिर ऐसे चल रहा, तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे ए पे निकालते एफ ऑफ ए पॉजिटिव आता, आप बी पे चेक करते एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव आता, दोनों का साइन सेम है। लेकिन क्या इनके दरमियान रूट लाई करता है? बिल्कुल कर रहा है, दो रूट लाई कर रहा है। मतलब पॉजिटिव था, फिर वो नेगेटिव हुई एफ फंक्शन की वैल्यू, फिर वो वापस ऊपर आया, फिर पॉजिटिव हो गया। तो मतलब ग्राफ टर्न होकर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ रूट हो सकते हैं। तो अगर दोनों का साइन सेम है, जैसे कि हमने पूछा इफ एफ एफ बी हैव सेम साइंस, तो हम क्या बोलेंगे? देन वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर रूट लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो वी आर डेफिनेटली श्योर कि रूट लाई करता है। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो वी आर डेफिनेटली श्योर कि रूट लाई करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये चीज तो इस पे हमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो इनके दरमियान रूट लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं कि दो रूट लाई कर रहे हैं, और ऐसा कोई फंक्शन हो तो उसमें एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रूट लाई नहीं भी कर सकता। तो हम कहेंगे कि वी आर नॉट श्योर। तो साइन सेम है तो वी आर नॉट श्योर, साइन डिफरेंट है तो वी आर श्योर कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रूट। ओके, यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दें। बाकी रूट फाइंड कैसे करना है उसके लिए हम कल तक वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास हम खत्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।